पोटेंशियल के बारे में आप लोग स्टडी कर रहे थे, तो पोटेंशियल का पहला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू W/Q, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। या फिर V इज इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा dW/dQ, ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम आपको कराएं तो इसमें बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल आ जाएगा, जिसमें आप लोगों को दे दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को दे दिया जाएगा वर्क की वैल्यू और चार्ज की वैल्यू, कि 4 कूलम के चार्ज को यहाँ पर दे दिया गया, 4 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया गया उस वर्क की वैल्यू 10 जूल है। आप हमें बताओ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उस पॉइंट पर कितना होगा। तो आप लोग फटाक से फॉर्मूला लगा लोगे, W/Q 10/4 कर लोगे और आंसर आप लोगों के पास 2.5 वोल्ट आ जाएगा, जो कि एक हार्ड टास्क नहीं, आप आसानी से इसे कर पाओगे। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ऐसा न्यूमेरिकल आ जाएगा तो भी कर लोगे। अब दूसरे नंबर पर आप लोगों को न्यूमेरिकल यहाँ से भी दिया जा सकता है कि सर वर्क किसी लोकेशन पर वर्क का फॉर्मूला हम लोगों को दिया गया है 4Q² + 3Q, ठीक है। बताओ हमको 3 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, या वर्क पूछा गया या वर्क ना पूछ करके पोटेंशियल पूछा गया, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल बता दीजिए, ठीक है, ऐसा पूछ दिया गया। पोटेंशियल का जब न्यूमेरिकल आएगा तो उस सिनेरियो में याद रखना पोटेंशियल एनर्जी के केस में चार्ज दिया होगा, और पोटेंशियल के केस में आपको मालूम होना चाहिए कि जो चार्ज हम लोग इन्फिनिटी से लेकर आते हैं वो हमेशा 1 कूलम का होता है। तो दैट इज़ वाई पोटेंशियल अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को चार्ज नहीं दिया जाएगा। तो आप समझ जाना कि कितने चार्ज की बात करेगा, यूनिट चार्ज की। सो आप लोग जस्ट इसे डिफ्रेंशिएट कर देना और ये आपके पास हो जाएगा 8Q + 3, और इसके बाद Q के प्लेस पे 1 रख देना, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 वोल्ट, फटाक से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। dW/dQ था, डिफ्रेंशिएट कर लेना। तो ये बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल है, ये आएगा तो आई होप आप लोग लगा ही डालोगे, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। हम उनकी बात करते हैं जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, ऐसे तो आते भी नहीं है। शायद एग्जामिनर थोड़ा हल्के लेवल का फंस जाए आप लोगों को पेपर बनाने वाला, तो भले ही न्यूमेरिकल दे दे, वरना ऐसा देते नहीं है न्यूमेरिकल। थ्योरी भी ठीक ठाक देते हैं और न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक क्वालिटी के ही आते हैं। देखिए ये बात हम लोगों ने समझ ली कि ऐसे न्यूमेरिकल हम लोगों को शायद मिल जाए। आगे बढ़ें तो आप लोगों को मिलता है फॉर्मूला जो आप लोगों के पास आता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, मीनिंग किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अब जरा बच्चा ध्यान से समझो। जैसे मान लो आप लोगों के पास एक चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज है 4 कूलम का। इसकी वजह से 2 मीटर की दूरी पर हम तुमसे पूछें कि पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना होगा, तो आप लोग बोल दोगे सर 1/4πε0 Q/R, और आंसर आप लोग बता दोगे 2K वोल्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आ जाएगा। लेकिन इसी फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो बोर्ड में देते हैं वो ऐसा कर देते हैं, एक ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है। उस ट्राइंगल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेंगे। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला, आप लोगों से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाएगा। और इस ट्राइंगल के तीनों कोनों पर चलो यहाँ पर 2 कूलम का चार्ज, इधर 2 कूलम का चार्ज, और यहाँ -2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। आप लोगों को बताना है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सबसे पहले तो आप लोगों को एक वर्टेक्स से इस सेंटर तक की डिस्टेंस को निकालना होगा। चलो हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल मानते हैं कि हर साइड कितने मीटर की है, 1 मीटर की। बोलो कोई दिक्कत की बात। आप क्या करोगे, यहाँ पर ये बात जानते हो कि सर अगर बात कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की तो एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब कुछ सेम टू सेम होते हैं, मतलब सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर सब कुछ सब एक ही पॉइंट पर आता है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं और ये लाइन मिला देते हैं। ऑब्वियस है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये 60 का आधा 30 हो जाएगा, ये 90 डिग्री, इसे कर लो R, ये 1 का आधा हो जाएगा 0.5। आप इधर लगा लो cos 30, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करिएगा, ठीक है। तो R की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 0.5/cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती भैया, √3/2, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3। कितनी आने वाली, 1/√3। सो पॉइंट O पर पोटेंशियल निकालते हैं। पहले हम लोग पॉइंट B पर रखे हुए चार्ज की वजह से, चलो इसे लिख देते हैं VB 1/4πε0 Q/R।
चार्ज की वैल्यू कितनी बेटा 2। बीच की दूरी की बात करिएगा तो ये डिस्टेंस आप लोगों के पास 1/√3 है, यहाँ पर 1/√3 रखोगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 2√3k। क्या आंसर आ जाएगा 2√3k। क्या मेरी बात समझ गए? फिर आप लोगों के पास आएगा पॉइंट सी की वजह से, जो पॉइंट सी पर जो चार्ज रखा है इसकी वजह से पोटेंशियल। देखो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, बस ये पोटेंशियल निगेटिव रहेगा तो 2√3k आपके पास आंसर आएगा। और अगर हम लोग बात करें पॉइंट ए पर रखे हुए चार्ज की वजह से तो आप लोगों के पास आ जाएगा 2√3k। तीनों चार्जेस सेम है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में कोई दिमाग लगाना नहीं है, तीनों को सीधे जोड़ देना और आंसर भी बचेगा अपने पास 2√3k। तो ऐसा सवाल आएगा तो कर लीजिएगा, पक्की बात। तो आसानी से आप लोग कर पाएंगे कि अगर इस तरीके का सवाल आए तो आप लोग क्या कर पाएंगे। हम ऐसा ही सवाल दें आपको, दूसरा तो करके बताएंगे, हम अब ट्राइंगल का सवाल नहीं देंगे, बहुत आसान पड़ेगा ये। ट्राइंगल नहीं देते, रेक्टेंगल देंगे। ठीक है, ये साइड है 2 मीटर, ये साइड है 4 मीटर, चारों कोनों पर 2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। चलो भाई 12k/5 दो आंसर आ रहे हैं, देखो ध्यान से, इधर सुनो। 2 और 4 से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ठीक है, √20 आएगा, √20 को 2√5 कर सकते हो। अरे टोटल कितना आएगा 2√5 आएगा। नहीं समझ में आई बात? 2√5 का आधा आप लोग करोगे तो ये दूरी कितनी आएगी √5। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं तो सारी दूरियां कितनी आने वाली है √5। चारों कोनों पर 4 सेम है तो इस जगह पर आप लोग पहले तो इस 2 कूलम के चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लो। 1/4πε0 Q/r करोगे। अरे बोलो कोई दिक्कत की बात? वही पोटेंशियल इसकी वजह से भी आएगा, वही पोटेंशियल इसकी वजह से भी आएगा और वही पोटेंशियल इसकी वजह से भी आएगा। नेट पोटेंशियल के लिए आप 4 का गुणा कर दो तो 8k/√5। याद रखो पेपर में जब आंसर दे रहे हो तो k की जगह पर 1/4πε0 की वैल्यू पुट कर देना। नहीं समझे? अगर पेपर में आंसर दे रहे हो तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 पुट कर देना और आंसर में यूनिट जरूर लिखना, वोल्ट हमने नहीं लिखा। समझ में आ रही बात आपको? यूनिट नहीं लिखिएगा तो फिर नंबर कट जाएंगे। तो क्या ऐसा न्यूमेरिकल आप लोग कर लेंगे? पक्की बात। देखो पोटेंशियल का न्यूमेरिकल ना दे करके आप लोगों से पूछा जाता है न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो ठीक है, 2 चार्जेस हैं आपके पास, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है 1/4πε0 Q1 Q2/r 1/4πε0 Q1 Q2/r। देखो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसा बनेगा? दो चार्जेस है, ठीक है, एक चार्ज है Q1 कूलम का, एक चार्ज है Q2 कूलम का, दोनों के बीच की दूरी r है, ठीक है। बोले कि इनकी एनर्जी कितनी, आपके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, 1/4πε0 Q1 Q2/r कर दोगे, ठीक है। आप लोगों से बोला जाएगा कि 2 चार्ज हैं एक दूसरे से r दूरी पर रखें, इनके बीच की दूरी हमने कम कर दी, हमने अब की बार इनके बीच की दूरी कर दी r', मतलब कम करके ये दूरी कुछ इतनी कर दी, चार्ज वही थे Q1 और Q2, बीच की दूरी कितनी कर दी r'। अब हमको बताओ कि वर्क कितना करना पड़ा, एक्सटर्नल एजेंट को वर्क कितना करना पड़ा। तो कैसे आप लोग बोलोगे सर वर्क करना पड़ा? सीधे दिमाग लगाओ कि पहले कुछ एनर्जी थी, दूरी कम कर दी, आर घटने पर एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर दोनों चार्जेस सेम है, अगर एक निगेटिव है तो आर घटने पर दूरी घट जाएगी क्योंकि माइनस का साइन आएगा ना, Q1 Q2 में एक चार्ज निगेटिव होगा और निगेटिव साइन में जितना मैग्नीट्यूड बढ़ा है उतना ही वैल्यू छोटी मानी जाएगी। तो खैर हम उधर भी पहुंचेंगे अभी। तो अभी आप लोग ये समझो कि जैसे ही दूरी घटी एनर्जी कुछ बढ़ जाएगी। हम लोग एक काम करेंगे, ये पता करना है कि वर्क कितना। तो पहले आप इस सिस्टम की एनर्जी पता करो,
इस सिस्टम की एनर्जी पता करो, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हम लोगों के पास आने वाला होगा वर्क की वैल्यू। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर लगाने वाले हैं। इस सिस्टम में एनर्जी कितनी रहेगी बेटा U1, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। इधर एनर्जी कितनी होगी बेटा, लेट से U2, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। अरे बोलो कोई दिक्कत की बात। नेट चेंज इन एनर्जी या वर्क डन निकालने के लिए आप लोग क्या करिएगा, आप लोग दोनों एनर्जीज का अंतर निकालोगे, K Q1 Q2 कॉमन मिल जाएगा और इधर बचेगा आप लोगों के पास 1/R' माइनस 1/R। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही, पक्की बात। अब हम इस ऐसा न्यूमेरिकल आप लोगों को एक दे रहे हैं, हमें जरा करके बताइए आंसर क्या रहेगा। दो चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, बीच की दूरी 3 मीटर, इनके बीच की दूरी 1 मीटर कर दी, तो बताओ वर्क कितना करना पड़ा। देखो बच्चा, पहले एनर्जी निकाल लो, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2। चार्ज माइक्रोकूलम में, तो याद रखना 2 × 10⁻⁻6 4 × 10⁻⁻6 बनेगा, दोनों का गुणा 8 × 10⁻12 और अपॉन में बेटा दूरी कितनी है 3, तो इतने जूल एनर्जी है पहले सिस्टम की। दूसरे सिस्टम की एनर्जी की बात करोगे, चार्ज का प्रोडक्ट तो सेम आएगा, लेकिन ये डिस्टेंस आने वाली है वो कितनी रहेगी 1। अब हम आप लोगों से पूछे कि ये बताओ टोटल वर्क डन या चेंज इन एनर्जी कितनी, तो आप लोग इन दोनों का अंतर निकालेंगे और इस अंतर में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों के पास 8 × 10⁻⁻12 × K कॉमन मिलेगा, इधर बचेगा 1/1 माइनस 1/3, इसे सॉल्व कर लोगे 2/3 आएगा, तो 16 × 10⁻⁻12 K और अपॉन में कितना रहेगा बेटा 3, इतना वर्क डन आएगा। क्या मेरी बात समझ गए, पक्की बात। अब जरा देखो दूसरे टाइप का सवाल, तो एनर्जी का सवाल ऐसा मिले तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ये टर्म हम लोगों के पास हो गया, अब इसके आगे की कहानी क्या है। आप लोगों के पास एक ट्रायंगल है, ठीक। इस ट्रायंगल की चलो ये साइड 1 मीटर, ये साइड 1 मीटर, ये साइड 1 मीटर, 2 कूलम का चार्ज, 2 कूलम का चार्ज, 2 कूलम का चार्ज। इस पूरे सिस्टम की एनर्जी हम लोगों को बतानी है, ठीक है। दो तरीकों से ये सवाल लगाया जा सकता है। पहला तरीका क्या होता है, जो थोड़ी हार्ड अप्रोच पड़ती है, उस अप्रोच को देखो। इस सिस्टम को आप बना दो, बनाने में जितना वर्क करोगे वही सिस्टम की एनर्जी। कैसे, आप पहले 2 कूलम के चार्ज को लेकर आए, आसपास कोई चार्ज था क्या, आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या, नहीं था, इसको लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक। फिर दूसरे चार्ज को लेकर आए, यहां पर रखा, इस चार्ज को लेकर आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप लोग बोलोगे सर वर्क का फंडा होता है Q × V। क्या होता है, Q × V। अब यहां पर तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल पहले से रहा होगा जो इस चार्ज ने बनाया, और वो पोटेंशियल रहा होगा 1/4πε0 Q/R। दूरी 1 मीटर ली है ना, कितना रहा होगा 2K। तो वर्क कितना करना पड़ा होगा, W = Q × V होता है। चार्ज है 2 कूलम का और आप जहां पर इस चार्ज को रखे पोटेंशियल था 2K, तो आपने वर्क कितना किया बेटा 4K। अरे कितना किया 4K। फिर तीसरे चार्ज को तुम यहां पर रखे, लेकिन जब तुम तीसरे चार्ज को यहां पर लाओगे तो ये भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनाएगा और ये भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनाएगा, तो इस जगह पर जो नेट पोटेंशियल है वो इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो। खैर दूरी और चार्ज सेम है तो पोटेंशियल भी 2K फिर से आएगा। टोटल यहां पर इसकी वजह से 2K, इसकी वजह से 2K, टोटल पोटेंशियल कितना आएगा 4K। 2 कूलम के चार्ज को आपने रखा, आपने वर्क कितना किया बेटा, 2 का और मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 8K। तो नेट वर्क डन कितना होगा 8K + 4K 12K। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके लिख लेना, तो 12K जूल आप लोगों के पास आ जाएगा टोटल वर्क डन, और जितना इस सिस्टम को बनाने में वर्क किया वही इस सिस्टम की एनर्जी होगी। तो इस सिस्टम की एनर्जी हम लोगों के पास कितनी आ जाएगी 12K। क्या मेरी बात समझ गए, पक्की बात। तो हम लोगों के पास ये 12K हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो इस तरीके से हम सवाल को ना लगाना चाहें, हम दूसरे तरीके से सवाल को लगाना चाहें, तो हम लोग एक काम करेंगे, यहां पर ये देखेंगे कि टोटल पॉसिबल पेयर्स कितने हैं। क्या देखेंगे, टोटल पॉसिबल पेयर्स कितने चार्जेस के। एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, तीनों की एनर्जी अलग अलग निकाल दो। इसकी एनर्जी निकालो,
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अरे बोलो कोई दिक्कत की बात? इसकी एनर्जी निकालो, ये भी कितनी आएगी 4K और ये भी कितनी आ जाएगी 4K, मतलब तीनों की एनर्जी अलग अलग निकाल दो। 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, एनर्जी तीनों की अलग अलग निकाल दी। नेट एनर्जी के लिए इनको जोड़ दो, तो वर्क डन आप लोगों के पास कितना आने वाला है, सॉरी टोटल एनर्जी कितनी आने वाली है 12 के जूल। तो बताओ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ऐसा एक सवाल दें करके बताओगे? पक्की बात। टोटल पॉसिबल पेयर्स निकालो और टोटल पॉसिबल पेयर्स के बाद सबकी एनर्जी निकाल के ऐड कर दो, फाइनल आंसर तब भी आ जाएगा, वरना सिस्टम को बनाओ। चलो ठीक। चलो भाई इस सिस्टम की एनर्जी बताओ। ठीक, अच्छा चलो देखो, पहले इस सिस्टम की एनर्जी निकालो, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R करोगे, 1/4πε0 Q1 Q2 हो जाएगा 16, बीच की दूरी 2, आंसर कितना आएगा 8K। इधर भी कितना आएगा 8K, इधर भी कितना आएगा 8K, और यहाँ पर भी कितना आएगा 8K। अरे बोलो कोई दिक्कत की बात? समझ गए? अरे एक पेयर ये भी तो बनेगा, ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना, 2√2 आएगी। तो देखो 1/4πε0 Q1 Q2 16 बन जाएगा, और डिस्टेंस आएगी 2√2, तो सॉल्व करके बच्चा ये बनेगा 8/√2 इंटू K, या फिर इसे सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद इसे कर लो 4√2K। कितना आ जाएगा 4√2K। ये भी तो एक पेयर बना, और यहाँ पर भी एनर्जी कितनी आ जाएगी 4√2K। नेट एनर्जी के लिए सबको जोड़ो, 8, 16, 32, 64, प्लस इन दोनों को देखो 4√2 कितना हो जाएगा 8√2K। कॉमन ले लो यहाँ पर 8K, तो आपको मिल जाएगा 8 + √2 ब्रैकेट में। इतने जूल की एनर्जी है इस सिस्टम की। कहाँ गड़बड़ कर दिया कुछ? हाँ 64 कर दिया, ठीक 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 ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्की बात। न्यूमेरिकल दे दें दूसरा करके बताओगे? आपके पास ये 3 चार्जेस हैं, ठीक है, इनसे बना हुआ एक सिस्टम है। आप लोगों ने एक काम किया, इन तीनों चार्जेस को कंप्रेस करके पास में ला दिए, दूरी कर दी 0.5 मीटर। ठीक, अब बताओ आपको वर्क कितना करना पड़ा? ये सवाल भी आ सकता है। कंप्रेस कर दिया, ये बताओ वर्क कितना करना पड़ा? बारह के कैसे किया? हाँ, दोनों एनर्जीज को निकाल के अंतर निकाल दिया, चेंज एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन कर लिया। ठीक ठीक, आ गया आ गया। ठीक, देखो यहां पर एनर्जी निकालो। आप जब इस सिस्टम की एनर्जी निकालोगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R करोगे तो आंसर कितना आएगा 4K। इधर भी आएगा 4K, इधर भी आएगा 4K, टोटल एनर्जी कितनी बनेगी 12K। यहाँ पर जब आप लोग एनर्जी निकालोगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R 0.5 करोगे, भाग लगा देना तो 8 जाएगा, 8K आएगा। ठीक है, 8K और 8K, तो 24K आपके पास ये टोटल एनर्जी आएगी। नेटवर्क डन के लिए क्या करोगे? दोनों एनर्जीज का डिफरेंस निकालोगे। अच्छा, अगर मान लो इन तीनों चार्जेस में कोई एक चार्ज निगेटिव होता तो आप एनर्जी को माइनस का ही रखते, फिर
अगर दोनों निगेटिव होते तो फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता। ये बात भी समझनी होगी आप लोगों को। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्की बात, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक, रब कर दें। एक न्यूमेरिकल और भी आता है, उसे आप लोग समझ लो। आपको बोल दिया जाएगा कि आपके पास दो प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, ठीक। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी -4 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर एक 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। उसको पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पक्की बात। तो आप लोग अगर ऐसे फंडे को निकालना चाहें तो इसके लिए देखो, आपको जस्ट करना तो कुछ नहीं है, वर्क निकालने के लिए आपको चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस करना है। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना उन दोनों पॉइंट का रखोगे जिन दोनों पॉइंट के बीच आप लोगों को चार्जेस को ले जाना है। अगर मान लो यहां से यहां तक चार्ज को ले जाना होता तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट का रखते, क्योंकि एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक चार्ज को ले जा रहे हो तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे। चलो, बीच की दूरी आप लोगों के पास है 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा रिपल्स, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, और निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द चार्ज। आपको मालूम है कि यहां पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़े जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों की डायरेक्शन कैसी आ रही है? सेम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकालें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपने पढ़ा होगा। सिग्मा की बात करें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, देखो इंसुलेटर सीट है ना, एक ही तरफ चार्ज है, अगर दोनों तरफ चार्ज होता है तो सीट कैसी होती? कंडक्टर। तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट करोगे 4/2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसके लिए आ जाओगे तो बेटा कितना रहेगा? यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, -4 मत रख देना, 4/2 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2 और इधर भी आएगा 2, तो टोटल आपके पास बन जाएगा 4/एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों के पास आने वाला है 4/एप्सिलॉन नॉट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और पोटेंशियल पूछा जाए तो सिंपल सा फंडा लगाओ, V = E × D। डी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल नहीं है। किन दोनों पॉइंट का? उन दोनों पॉइंट का जहां पर आपको चार्ज लेकर जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया बेटा? 4/एप्सिलॉन नॉट। बीच की दूरी कितनी बच्चा? 2। आंसर कितना बनेगा? 8/एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोगों के पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। वर्क आप लोगों से पूछा जाए, चार्ज आप कितने कूलम का ले जा रहे हो? 2 कूलम का। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 8/एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोगों के पास आ जाएगा 16/एप्सिलॉन नॉट और यहां पर 16/एप्सिलॉन नॉट जूल। समझ में आ गई बात आपको? पक्की बात। अगर मान लो हम मिड पॉइंट से इधर ले जाते तो ये दूरी 2 मीटर है, वो कितनी हो जाती? 1 मीटर। समझ में आई बात आपको? तो इतना वर्क आप लोगों को करना पड़ता, जो कि आपके लिए कोई एक हार्ड टास्क नहीं है, शायद आसानी से आप लोग कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ गए? फिर आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे डाइपोल से रिलेटेड। देखो हमें ऐसा लगता है, हो सकता है हम गलत भी हों, कि इस बार न्यूमेरिकल आपको यही मिल जाएगा, ट्राइंगल है और एनर्जी वगैरह आपको दी जाएगी, इसको साइज इतना कर दिया, साइज बढ़ा दिया, वर्क कितना करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ सवाल मिलेगा। तो अपने जो भी आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल है उससे सॉल्व करते रहें, और जो डाउट रहे वो आके आप लोग पूछ लें, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं ये हमने आपको बता दिया। अब देखो फंडा क्या है, ये बात हम लोग समझ गए। अब देखो फंडा क्या है, आप लोगों के पास डाइपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पास आएगा। एक डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, टॉर्क पूछ सकते हैं। टॉर्क के बाद आप लोगों से पूछ सकते हैं कि ये बताओ इस पर वर्क कितना करना पड़ेगा, या फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो देखो वो फंडे क्या है।
एक न्यूमेरिकल किताब में आप लोगों को शुरुआत में मिलेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी, वो न्यूमेरिकल आते नहीं है इसलिए हमने नहीं करवाए। डेवर वी ओवर डेवर एक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, पोटेंशियल पूछा है या पोटेंशियल की इक्वेशन दे दी गई, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, पार्शियली डिफरेंशिएट करके, वो बोर्ड्स में आते नहीं हैं, दैट इज़ वाई वो हमने नहीं आप लोगों को करवाए। ठीक है, जो इस फार्मूले से रहते हैं ना, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर से, ठीक है, बोर्ड में आते नहीं तो हम लोग इसके करवा नहीं रहे। हाँ, ऐसा भले ही न्यूमेरिकल आप लोगों को भले ही दे दिया जाए, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर, कहीं पर पोटेंशियल दिया है लेंथ के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दे दिया, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है पोटेंशियल पूछ लिया गया तो इंटीग्रेट करके रख दिया। ऐसा मैं लग नहीं रहा कि ये न्यूमेरिकल आते हैं, मॉडल पेपर में आपको मिलेंगे भी नहीं। ठीक, तो आप लोगों के पास कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू की बात करें तो चलो अपने पास है 4 न्यूटन पर कूलम। कितना हो गया? 4 न्यूटन पर कूलम। एक डाइपोल आप लोगों ने रखा, हो सकता है डाइपोल मोमेंट सीधा क्वेश्चन में आ जाए, या हो सकता है दोनों चार्जेस देके बीच की दूरी दे दी जाए, तो P इज इक्वल टू 2QL करके आप बीच की एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बीच की दूरी का गुणा करके आप लोग पता कर लोगे कितना रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी कितना रहने वाला है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आप लोगों के पास है, चलो 2 कूलम मीटर का, कितने का, क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक, देखो डाइपोल मोमेंट कितने का है? 2 कूलम मीटर का, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, मतलब निगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ इस पर टॉर्क कितना लगेगा, तो ऑब्वियस है ये एंगल आप लोगों को क्वेश्चन में दिया ही होगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 30 दे दिया, और टॉर्क आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग सीधे रख दोगे PE sin थीटा। ठीक, ये डाइपोल मोमेंट भी मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम है, एंगल भी मालूम है, फटाक से कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आप लोगों से बोल दे कि ये बताओ इसको 30 डिग्री पर रखा है, इसको हम 60 डिग्री पर ले आए, वर्क कितना करना पड़ा? तो सब कुछ आप लोगों को पता ही होगा, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आप लोग कर लेंगे। P की वैल्यू रखेंगे 2, E की वैल्यू रखेंगे 4, थीटा 1 जो पहले एंगल था 30, थीटा 2 जो बाद में एंगल है 60, सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। या फिर मान लो आपसे पूछा जाए कि ये बताओ 30 डिग्री एंगल पर जब ये रखा था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो आप लोग बोल दोगे सीधे सर माइनस PE cos थीटा, और आप लोगों को थीटा भी 30 मालूम है, P भी मालूम है, E भी मालूम है, आएंगे तो न्यूमेरिकल ऐसे ही बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्रिक लगा देता है कभी कभी, और वो ट्रिक ये है कि एंगल देने की बजाय वो इक्विलिब्रियम वर्ड को यूज करता है, कि आप लोगों से बोलेगा कि सर ये डाइपोल रखा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, या ये डाइपोल रखा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या है? जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पर एक डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लग रहा है, निगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लग रहा है, और ये डाइपोल घूम के ऐसे हो गया, यहाँ पर तो इस पर नेट फोर्स 0 हो गया। अब आप सोचो तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0। आप अगर इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करो और जैसे ही छोड़ोगे तो ये अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ जाएगा, ये अपने वापस से जो पुरानी स्टेट है उसे अटेन कर लेगा। हम लोग बोलेंगे सर ये स्टेबल, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसी लोकेशन या एक ऐसी स्टेट जिसमें नेट टॉर्क नेट फोर्स 0, ना तो यहाँ पर टॉर्क लग रहा है ना तो यहाँ पर नेट फोर्स है, दोनों तरफ फोर्स भी कैसा है, बराबर, ठीक है। अब क्या किया, जैसे ही आपने छोड़ा ये वापस घूम के यहाँ पर आ गया, तो आप बोलते हो कि सर अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल पर है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर आप लोग इसे ऐसा रख दो, इस जगह पर फोर्स कंप्रेशन का लग रहा है इधर और इधर, ठीक है, आप जैसे ही इसे डिस्टर्ब करोगे ये घूम के ऐसा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर इक्विलिब्रियम तो ये भी है, नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 है, लेकिन ये अनस्टेबल है, डिस्टर्ब करने पर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट पे वापस नहीं आता। तो कभी आप लोगों से बोल दे कि किसी भी डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक ले गए, वर्क कितना करना पड़ा, तो 0 to 180, एंगल कितना 0 और बाद में एंगल कितना 180, अनस्टेबल से स्टेबल ले गए तो 180 to 0। बात समझ में आ गई आपको? तो ये कोई हार्ड टास्क आपके लिए नहीं है, जो आप आसानी से कर सकते हैं, हमें लगता है, तो आप लोग आई होप कर लेंगे। न्यूमेरिकल डाइपोल के इतने से ही आ सकते हैं। अब जो टॉपिक हम लोगों को देखना रहेगा उस टॉपिक की बात करेंगे, तो वो टॉपिक हम लोगों का रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखो पेपर में पूछी जाएंगी, क्या क्वेश्चन आ सकता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती क्या है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताओ, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। रब करें, देखिए
जैसे आप लोगों के पास एक चार्ज है, लेट्स से पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आप लोगों ने इससे 2 मीटर की दूरी पर किसी जगह पर पोटेंशियल निकाला, और पोटेंशियल निकालने के बाद इस चार्ज से 2 मीटर की दूरी पर आप हर जगह पर पोटेंशियल निकालते गए, तो आपने पाया कि हर जगह पर पोटेंशियल सेम है। ऐसे करते करते 3D में आपने ये काम किया और एक बलून जैसा स्फीयर आपके पास आ गया, ठीक है। तो आपने बोला कि सर देखो एक स्फीयर है जो कि जिसके सेंटर पर चार्ज रखा है और चार्ज से स्फीयर का जो दूरी है वो 2 मीटर है। अब हम आपसे बोलें कि बताओ इस स्फीयर पर हर लोकेशन पर पोटेंशियल कितना, तुम बोलोगे 1/4πε0 Q/r। क्यू की वैल्यू जो चार्ज है और आर फिक्स हो ही गई। आप बोलोगे सर इस स्फीयर के हर एक लोकेशन पर पोटेंशियल कैसा है, सेम। ऐसी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। अ सरफेस ऑन विच पोटेंशियल एट एवरी लोकेशन इज कांस्टेंट इज सेम इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। या फिर 2 पॉइंट आप लोग ले लो, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस करो तो आंसर कितना आएगा, 0। भाई दोनों जगह पोटेंशियल सेम, तो आंसर कितना आएगा, 0। एक ऐसी सरफेस जिसके 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की आप डेफिनेशन दे सकते हो। डेफिनेशन देने के बाद आप लोग फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताओगे। पहली प्रॉपर्टी तो आप यही बता दो कि देखो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0। अगर मान लो एक चार्ज को यहां से यहां तक लेके गए, वर्क कितना करना पड़ेगा, 0। कारण क्या है, वर्क का फॉर्मूला है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके गए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 0। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को अगर मूव कराना है तो वर्क कितना करना पड़ेगा, 0। तो ये फंडा बात मेरी समझ में आ गई। दूसरे नंबर पे अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्रॉ करोगे तो हमको एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब आप लोग ड्रॉ करोगे तो हमें एक बात बता दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और स्फीयर के बीच में एंगल कितना है, 90। तो आप ये भी बता देना कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। तुम 2 मीटर दूरी मान के रेडियस खींचे थे, हम 3 मीटर दूरी का एक स्फीयर खींचते हैं, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। 4 मीटर दूरी का एक स्फीयर, 4 मीटर रेडियस का एक स्फीयर खींच दो, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्या ये सारे के सारे स्फीयर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये भी बोल दोगे सर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल खींची गई दूसरी सरफेस भी इक्विपोटेंशियल होती है। मीनिंग किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज या किसी भी चार्ज की वजह से अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस खींचेंगे तो वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, पक्की बात समझ में आ रही बात आपको। सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर इसके बाद सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से भी होती हैं, तो खैर ड्रॉ करने को आता नहीं, तुम सीधे प्रॉपर्टीज सुन लो जो हम बता रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है ये बात आप लोग समझ गए। नंबर 1 प्रॉपर्टी, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0। नंबर 2 प्रॉपर्टी कि एक चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मूव कराने में वर्क 0। नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल 90, मतलब हमेशा लाइन परपेंडिकुलर होंगी। नंबर 4 अगले नंबर पे आप ये बोल दो कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल दूसरी सरफेस इक्विपोटेंशियल, मतलब हमेशा कैसी रहेंगी, पैरेलल। इसके बाद जब पैरेलल है तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो आप ये भी बोल दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इतनी प्रॉपर्टी लिख दोगे।